सोचिए, समुद्र की लहरों को चीरता हुआ एक छोटा सा जहाज भारत की ओर बढ़ रहा है। उस जहाज में न तो कोई राजा है, न कोई सेना का सेनापति। उसमें बैठे हैं कुछ व्यापारी, साधारण कपड़ों में, हाथों में हिसाब किताब की किताबें और आंखों में सिर्फ एक सपना, मुनाफा। इन्हीं लोगों को दुनिया बाद में एक नाम से जानती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। मसाले, कपास, रेशम, हीरे, नील, दुनिया को जो चाहिए था वह सब भारत के पास था। यूरोप के बाजारों में भारतीय मसालों की खुशबू दौलत बनकर बिकती थी, और इसी दौलत ने उन व्यापारियों को भारत तक खींच लाया। शुरुआत में उनका इरादा साफ था, खरीदना और बेचना। वे मुगल बादशाह के दरबार में सिर झुकाकर फरमान लेते थे। बंदरगाहों पर छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनाईं। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, ये सब नाम धीरे धीरे उनके व्यापारिक ठिकाने बने। वे खुद को दोस्त बताते थे, साझेदार कहते थे, और भारतीय शासकों को भरोसा दिलाते थे कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। भारत उस समय एक विशाल देश था, लेकिन बंटा हुआ। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। क्षेत्रीय राजा आपस में लड़ रहे थे। हर कोई सत्ता बचाने या बढ़ाने में लगा था। और इसी कमजोरी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले पहचाना। उन्होंने तलवार से पहले दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि यहाँ युद्ध केवल मैदान में नहीं, दरबारों में भी लड़े जाते हैं। रिश्वत, साजिश, वादे और धोखे, ये सब हथियार थे, और कंपनी इन हथियारों को बखूबी चलाना जानती थी। उन्होंने भारतीय राजाओं की सेनाओं में अपने सैनिक रखने शुरू किए, सिपाही। ये सिपाही भारतीय थे, लेकिन उनकी तनख्वाह कंपनी देती थी, और वफादारी कंपनी से थी। धीरे धीरे कंपनी के पास अपनी निजी सेना खड़ी हो गई, एक व्यापारिक संस्था की सेना। फिर आया वह मोड़ जिसने भारत की किस्मत बदल दी। एक नवाब जिसके दरबार में गद्दारी पल रही थी, एक युवा शासक जिसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया, और एक कंपनी जिसने पैसा, चालाकी और वादों के दम पर युद्ध जीत लिया, बिना असली ताकत के। इस जीत ने कंपनी को यह एहसास करा दिया कि भारत को बंदूक से नहीं, भारतीयों को भारतीयों से लड़वाकर जीता जा सकता है। इसके बाद कहानी तेज हो जाती है। जहां जहां सत्ता में विवाद हुआ, कंपनी वहां पहुंची। किसी राजा को बचाने का वादा, किसी को हटाने की साजिश, कहीं संधि, कहीं धमकी। उन्होंने एक नियम बना लिया, जो हमारे आदेश मानेगा वह राज करेगा, जो नहीं मानेगा वह खत्म कर दिया जाएगा। धीरे धीरे कंपनी व्यापार से शासन की ओर बढ़ने लगी। वे कर वसूलने लगे, किसानों पर टैक्स बढ़ा, कारीगरों को मजबूर किया गया कि वे केवल कंपनी के लिए काम करें, वो भी बेहद कम दाम पर। जो भारत कपड़ा निर्यात करता था, वही भारत धीरे धीरे कपड़ा आयात करने लगा। गांव उजड़ने लगे, किसान कर्ज में डूबने लगे। अकाल आए, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका मुनाफा बढ़ रहा था। और सबसे खतरनाक बात, कंपनी अब खुद को भारत की मालिक समझने लगी थी। भारतीय राजाओं को हटाकर कठपुतली शासक बैठाए गए। न्यायालय बने, लेकिन न्याय अंग्रेजी कानून का था। शिक्षा दी गई, लेकिन ऐसी कि लोग क्लर्क बने, शासक नहीं। भाषा बदली, सोच बदली, इतिहास बदला। लेकिन हर कहानी में एक पल ऐसा आता है जब सहन शक्ति टूट जाती है। सिपाहियों को वही बंदूकें दी गईं जिनके कारतूसों में ऐसी अफवाह फैली कि वह धर्म को अपवित्र कर रहे हैं। वर्षों से दबा हुआ गुस्सा, अपमान और पीड़ा एक चिंगारी से आग बन गया। भारत जाग उठा। सिपाही, किसान, राजा सब एक साथ खड़े हुए। वह केवल एक विद्रोह नहीं था, वह आज़ादी की पहली जोरदार पुकार थी। कंपनी हिल गई। पहली बार उन्हें लगा कि भारत केवल जमीन नहीं है, यह लोगों की आत्मा है। हालांकि उस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन एक सच्चाई सामने आ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को संभाल नहीं सकती। और फिर वह दिन आया जब एक व्यापारिक कंपनी से सत्ता छीन ली गई। भारत सीधे एक साम्राज्य के अधीन चला गया। कंपनी चली गई, लेकिन जो जख्म वह दे गई, जो लूट वह कर गई, उसका असर पीढ़ियों तक रहा। यह कहानी केवल हार की नहीं है, यह कहानी चेतावनी है कि जब हम बंटे होते हैं, जब हम अपने स्वार्थ में अंधे होते हैं, तब कोई बाहर से आकर हमें गुलाम बना सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी तलवार लेकर नहीं आई थी, वह व्यापार लेकर आई थी। लेकिन उसने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आत्मसम्मान
तीनों पर कब्जा कर लिया। और आज जब हम आज़ाद हैं, तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी केवल लड़कर नहीं, समझदारी से भी बचाई जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि इतिहास को इस तरह सुनाया जाना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे सच्चे इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, वह समझने के लिए होता है।